नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य हैं। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की उन विचारों का संग्रह है जिसमें इन्होंने पश्चिमी जगत के तत्कालीन परिस्थिति में जो शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए। राज्य कैसा हो, राज्य की प्रकृति कैसी हो और राज्य में क्या होना चाहिए के बारे में ये बात करते हैं। राजनीति विज्ञान विभाग में मैं आपको ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसमें वीडियो के साथ साथ में नोट्स भी हैं। आप रफ में इनको उतारें, कॉपी में उतारें इनको, और एग्ज़ाम से पूर्व इसका दोहरान करें और बार बार आप वीडियो सुनें, जिससे क्या होगा कि आपको वो जो टॉपिक है, वो प्रश्न है, वो आपको याद रहे और एग्ज़ाम में आप उसको लिख सकें। हमें पढ़ने के साथ साथ ही, सुनने के साथ साथ ही लिखना भी आना ज़रूरी है। परीक्षा हॉल में लिखना होता है और वो तब लिख पाते हैं जब हम प्रश्न को समझ लेते हैं और उससे संबंध आंसर, उत्तर हमें प्राप्त है तो हम उसको लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सुने, साथ साथ में लिखें भी। एक बार सुन लें, दोबारा जब सुने स्क्रीनशॉट लेते हुए इनको लिखें एक कॉपी में, तो आपको नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको लेक्चर्स भी तैयार मिलेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज हम जॉन लॉक का सामाजिक समता सिद्धांत, जो जॉन लॉक हैं, उन्होंने अपना जो सामाजिक समझौता सिद्धांत किस प्रकार दिया। पिछली कक्षा में हमने आपको हॉब्स के बारे में बताया था। आज की कक्षा में हम आपसे जॉन लॉक के बारे में बात करते हैं। ये तीन थिंकर हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों थिंकरों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड जो थिंकर हैं वो हैं लॉक। इनका जो सामाजिक समता सिद्धांत है वो थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से भिन्न है। इनका जो मानव स्वभाव है, मानव प्रकृति है, उसके बारे में थॉमस हॉब्स से एकदम विपरीत है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनके जो विचार है वो उदारवादी विचार है। बात करते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समता सिद्धांत की। इसके सामाजिक समता सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमने थॉमस हॉब्स में पढ़ा था। मानव स्वभाव की धारणा, टॉपिक है मानव स्वभाव की धारणा। दूसरा है
प्राकृतिक अवस्था कि उस समय कैसी प्राकृतिक अवस्था थी, मानव स्वभाव कैसा था, और सामाजिक समझौते के कारण कि किन कारणों से सामाजिक समझौता हुआ था, और सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति। जब सामाजिक समझौता हुआ उसके बाद में किस प्रकार का राज्य बना। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाक के सामाजिक समता सिद्धांत की विशेषता, और अंतिम में हम कोई भी सिद्धांत होता है उसकी हम समालोचना करते हैं, उसके महत्व को और उसकी आलोचना को दर्शाते हैं, जिससे वो अपनी सिद्धांत के उसमें खरी उतरे। प्रारंभ करते हैं। आज पहले है जो इसका समता सिद्धांत की बात करते हैं। सामाजिक समता सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में हॉब्स और रूसो के साथ साथ जॉन लॉक का नाम भी आता है। हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 थिंकर्स का नाम उल्लेखनीय होता है। लॉक के सामाजिक समता सिद्धांत का सार ही है कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना नितांत न्यायसंगत था। लॉक के समता सिद्धांत संबंधी विचार हॉब्स के समता सिद्धांत से एकदम विपरीत जैसे दिखते हैं। उनके जो सामाजिक समता सिद्धांत है वो एक प्रेम भरा है। लॉक का सामाजिक समता सिद्धांत एकदम प्रेम भरा है, जिसमें प्रेम, करुणा, दया, भावना। वहीं हॉब्स का सामाजिक समता सिद्धांत ईर्ष्या, द्वेष और एक दूसरे से छल कपट में मत्स्य न्याय की बात करता है, वो हॉब्स में करता है। स्टार्ट करते हैं। पहला है मानव स्वभाव, क्योंकि जो भी सामाजिक समता सिद्धांत हम प्रतिपादित करते हैं या कोई भी समता सिद्धांत प्रतिपादित करता है, उसके पीछे मानव स्वभाव की धारणा महत्वपूर्ण है। और हम जो समझौता कर रहे हैं वो मानव के सुरक्षित रहने के बारे में बात करते हैं। हॉब्स की भांति लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की, जानते हैं, करेंगे। हॉब्स ने मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्ति देखा, जैसे छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या। इन चीज़ों का मानव स्वभाव में हॉब्स ने बताया था, जबकि जो लॉक है वो मानवीय गुणों पर बल देता है। मानवीय गुण कौन सा है? प्यार, प्रेम, करुणा, दया, भावना, एक दूसरे का संयोग। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारशील प्राणी होना चाहिए। लॉक जो है मनुष्य को बुद्धिशील प्राणी मानता है, जबकि हॉब्स उसको क्रूर और अत्याचारी मानता है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक संयोग, प्रेम, दया, सद्भावना के आधार पर एक दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर इतना है कि हॉब्स का मनुष्य कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य भौतिकवादी है, जबकि लॉक का मनुष्य कर्तव्य की पुकारता है। और हॉब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी भी है। हॉब्स का मनुष्य झगड़ालू है, जबकि लॉक का मनुष्य जो मानव है वो शांत प्रिय है। एकदम विपरीत हम इसका देख रहे हैं। जो हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव दिया, एकदम उसके विपरीत इसका है।
प्राकृतिक अवस्था। अब उस समय की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। हाब्स के बारे में मैंने आपको पिछली बार क्लास में बताया था कि वो भयभीत था। उसने जैसे अपने जो गदर फिल्म देखी होगा अपने, उस गदर फिल्म का दृश्य, जो प्रारंभिक दृश्य जो भारत पाकिस्तान बंटवारे का दिखाया गया था, उस में यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ले जाता है तो बच्चा देखता है कि मानव कितना क्रूर अत्याचारी है, जबकि कोई व्यक्ति उसको अच्छी जगह लेके जाए जहाँ पर प्रेम, दया, करुणा हो, तो वहाँ उसके विचार चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था भी इसी प्रकार की सी घटित हुई थी। जहाँ हम बात करते हैं हाब्स ने का जो मनुष्य है, मानव है, वो घोर स्वार्थी बताया है और युद्ध की हमेशा स्थिति रही, जबकि लाक ने मनुष्य को स्वभावतः परोपकारी, दयालु, संयोगी व समाज प्रिय माना है तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है, जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक संयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी। उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। यदि हम किसी को प्यार से बात करेंगे तो स्वाभाविक है वो भी हमसे प्यार से बात करेगा। यदि हम क्रोध में गाली से बात करेंगे तो स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव है कि उसका प्रत्युत्तर उसी भाषा में देगा जिस भाषा में हम देते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। लाक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जो जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। और तीसरा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त था। व्यक्ति अपना जीवन जिए, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता पूर्वक जिए, ये भी स्वतंत्र है। और अपनी निजी संपत्ति भी वो रख सकता है। जैसे उस समय प्राकृतिक अवस्था में खेत खलिहान जो भी उसको लगे कि सब ये ज़मीन मेरी है, तो वो रखता था। जबकि हाब्स में केवल एक ही था, जीवन जीने का अधिकार था। सामाजिक समता का जो कारण था उसके बारे में बात करते हैं। लाक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित थी कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा या अपेक्षा रखते हो। यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम चित्रण के बावजूद लाक के अनुसार उसमें 3 कठिनाइयाँ थी।
कि जो प्राकृतिक अवस्था अच्छी बताई उन्होंने कि सब एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, सभी एक दूसरे की बातों को मानते थे। परंतु फिर ये बात आती है कि फिर सामाजिक समता क्यों करना पड़ा। उसके अनुसार लाके कहता है कि उस समय समाज में 3 कठिनाइयाँ मौजूद थी। वो है प्राकृतिक अवस्था की एक ऐसी कठिनाई है कि उसमें ऐसी कोई कानून नहीं था जिसके द्वारा उचित अनुचित का निर्णय हो सके। हालांकि हम मानते हैं कि एक दूसरे से प्यार प्रेम से करें, पर ऐसे कोई कानून नहीं थे कि उचित अनुचित क्या है। संपत्ति रखने का अधिकार था, पर ये किसकी संपत्ति है इसको दर्शाने वाला या इसकी गारंटी लेने वाला कोई संस्था नहीं थी। दूसरी कठिनाइयाँ थी प्राकृतिक नियम या कानूनों को लागू करने के लिए प्राकृतिक दिशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। वो जो प्राकृतिक नियम है उसको लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, मतलब कोई कार्यपालिका नहीं थी। तीसरी कठिनाई, इन सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष संस्था नहीं थी। यूँ बात करें कि ऐसी कोई व्यवस्थापिका नहीं थी जो नियम बनाए, कानून बनाए। ऐसी कोई कार्यपालिका नहीं थी जो कानूनों को क्रियान्वित करे, उनको लागू करे। और ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो यदि कोई नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसको दंडित करे। उदाहरण के रूप में देखते हैं, हमें प्राकृतिक अवस्था में जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति रखने का अधिकार है। अब हम किस प्रकार जिए, हमारे क्या क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमारी संपत्ति की वैधानिकता कैसे हो, इसके लिए एक विधायिका होनी चाहिए जो ये तय करे, कानून बनाए कि कौन कौन कैसे कितनी कितनी संपत्ति रख सकता है। और उन नियमों को लागू करने वाली कार्यपालिका होना चाहिए जो नियमों को लागू करे। और तीसरी एक कठिनाई यह थी कि यदि कोई नियमों के विरुद्ध जाता है तो उसको दंडित करने वाली एक न्यायपालिका होनी चाहिए। प्राकृतिक अवस्था की जो 3 असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से मनुष्य ने एक सामाजिक समता द्वारा राज्य का निर्माण किया। इस संबंध में ये याद रखना है कि लाक के अनुसार राजसत्ता की स्थापना मनुष्य के पारस्परिक बहस से छुटकारा पाने के उद्देश्य से नहीं, अपितु प्राकृतिक अवस्था में रहने की कुछ कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से होती है। अब जो सामाजिक समझौता हुआ उससे किस प्रकार का राज्य बन के निकला उसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक अवस्था के जो हमने असुविधाओं दूर करने के लिए लाक के अनुसार मनुष्य ने एक समझौता किया। जो असुविधा कौन सी थी, कार्यपालिका नहीं थी, व्यवस्थापिका नहीं थी और न्यायपालिका नहीं थी। तो उसको दूर करने के लिए जो असुविधा थी, कठिनाई थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने एक समझौता किया। यह समाज के सब मनुष्यों के साथ किया जाने वाला समझौता था। व्यक्तियों के साथ समझौता करता है, अतः इसे सामाजिक समता कहते हैं। लाक ने जिन 2 समझौतों की चर्चा की है उसमें से पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की स्थापना की और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना। लाक ने 2 प्रकार के सामाजिक समझौते बताए। 2 समझौते, पहले समझौते में हम नागरिक बनते हैं और दूसरे समझौते में हम नागरिक मिलके सरकार बनाते हैं। हाब्स का अकेला समझौता हुआ था। हाब्स ने कहा था कि मैं मेरे संपूर्ण अधिकार इस व्यक्ति, इस संस्था को देता हूँ, तुम भी ऐसा ही करो जैसा मैं कर रहा हूँ। और वो जो लेवायतन है वो निरंकुश है, वो समझौते में शामिल नहीं है।
यहाँ दूसरी बात यहाँ बात करते हैं लाख के सामने समझते हैं। पहला दो प्रकार के समझते हुए कि पहला समझते से हम नागरिक बनते हैं, दूसरे से हम उस नागरिक बन करके हम सरकार बनाते हैं। अर्थात पहला जो समझौता होता है जनता के बीच होता है और दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच होता है। पहले समझौते द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा दूसरा समझौता होने पर सरकार को प्रदान किए दिए जाते हैं। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है जिनका पालन वे सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लाक ने एक सीमित उत्तरदायी सरकार की कल्पना की। लाक की कैसे सरकार की कल्पना थी? सीमित और उत्तरदायी सरकार। हाब्स में क्या था कि हाब्स में सत्ता जो है वो एक निरंकुश शासक लेवातन के हाथ में थी। अब आप बात करते हैं हम सामाजिक समता सिद्धांत की विशेषता। जो लाक का सामाजिक समता सिद्धांत था उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह समता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित था। कोई व्यक्ति इस नवीन समझौते में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते वे प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं और समुदाय का उन पर उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता। अर्थात एक बार समझौता हो जाने के बाद इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लाक के अनुसार जिसने समझौते को स्वीकार कर लिया उसे प्राकृतिक अवस्था में लौट कर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं है। यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। लाक यह मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। इन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि वे उस राज्य में सम्मिलित होने या न होने की सहमति प्रदान करें, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस राज्य से बाहर जाने व अपने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। लाक के सामाजिक समता सिद्धांत में व्यक्ति अपने केवल कुछ ही अधिकारों का परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों का नहीं। ये अधिकार प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्य रूप देना तथा उल्लंघनकारी को दंड देने का अधिकार है। वे अपना अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं, समस्त जन समुदाय को सौंपता है। इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। लाक के शब्दों में प्राकृतिक कानून के संबंध समाज में समाप्त नहीं हो जाते हैं। यह समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट न्यास के निर्माण का पहला चरण है। ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद सरकार का निर्माण होता है। इसलिए जो थिंकर है वाहन, वो कहता है कि लाक ने स्पष्ट रूप उल्लेख नहीं किया है, फिर भी वह दो प्रकार के समझौते मानता है। पहला, प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की स्थापना करता है। इसके बाद दूसरे समझौते द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं, जहाँ प्रथम समझौता व्यक्तियों के परस्पर होता है, वहीं दूसरा समझौता नागरिक समुदाय और सरकार के बीच में होता है। जो प्रोफेसर वाहन कहते हैं
कि जो लाक का जो सामाजिक समझौता है उसमें प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने के लिए एक सिविल सोसाइटी बनाई जाती है और वो सिविल सोसाइटी विचारहीन होती है और वो नागरिक बनते हैं, नागरिक समाज। उसके बाद में वो नागरिक समाज मिलकर के समझौता करते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि वोट डालने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो वहाँ का नागरिक है। तो पहले हम सरकार बनाने से पहले हम वहाँ के नागरिक बने। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब तक मान्य नहीं होता है जब तक उसकी आलोचना नहीं की जाए, इसलिए आलोचना करना आवश्यक है उस सिद्धांत की पवित्रता को जांचने के लिए। पहला, लाक ने बार बार मूल समझौता ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग किया है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग किया, मूल समझौता, परंतु उसने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया कि मूल समझौते से उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए वाहन तथा सेवाएं जैसे विद्वानों ने कहा है कि लाक के अनुसार दो समझौते होते हैं। प्रथम अर्थात मूल समझौते से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना, राज्य का निर्माण किया जाता है, और दूसरे समझौते से राज्य में सरकार की स्थापना की जाती है। लाक के समता संबंधी सिद्धांत विचार सुस्पष्ट एवं तर्कहीन में संगत नहीं। उसका समझौता संबंधित विचारों से कुछ विचारकों ने निष्कर्ष निकाला है कि समझौते दो हुए, जबकि बारकर जैसे विद्वानों का मत है कि लाक के अनुसार सिर्फ एक समझौता होता है। लाक समझौता का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे भी राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल एवं शक्ति के आधार पर बने और नष्ट हुए। लाक ने एक और समझौते की ओर सर्वसम्मति से संपन्न कर दिया, परंतु दूसरी ओर बहुमत के शासन सिद्धांत का समर्थन करता है। अतः लाक के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। यहाँ एक बात समझने वाली बात आती है कि प्रथम समझौते में व्यक्ति नागरिक समाज की स्थापना करता है, दूसरे समझौते में वो नागरिक मिलकर के सरकार की स्थापना करते हैं। तो यहाँ उसके जो विचार है वो विरोधाभासी से लगते हैं कि एक तरफ तो वो बहुमत के शासन का सिद्धांत स्थापित करता है और दूसरी ओर जो उसके विचार है कि सर्वसम्मति से हो, तो एक जैसा फिर सभी यदि सर्वसम्मति से होता तो बहुमत के शासन जरूरत ही कहाँ पड़ी। लाक ने प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की अस्तित्व की बात कही। राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार बताए थे: जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यदि ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में कैसे पाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी संस्था जो ये बताए कि आपको ये प्राकृतिक अधिकार है, कोई ऐसी संस्था ये बताए कि प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसको दंडित कैसा किया जाता है, और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ये बताए कि प्राकृतिक अधिकार कैसे बने। तो ये संभव नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था थी, ये कल्पना मात्र लगती है। इस प्रकार हमने आज लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की। हालांकि जो लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके विरोध हो सकते हैं, मगर तो वर्तमान परिस्थिति में देखें, मानव झगड़ालू हो सकता है पर उसमें प्रेम, दया, करुणा की भावना भी है। मानव को राज्य चाहिए, क्योंकि राज्य में रहकर ही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। प्राकृतिक अवस्था में ऐसे नहीं थी।
आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। सभी का धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इसमें आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहेगी। नोट्स तैयार करें। कोई बात हो तो आप मुझसे बात करें। सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर ऑल। धन्यवाद।